हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्सेशन के बारे में, जिसका जिक्र मैंने आपको कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट किया जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट किया जाता है, उसमें मैंने इस वर्ड का यूज़ किया था इंडेक्सेशन। वो ही हम सीखेंगे इंडेक्सेशन कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं व्हाट इज़ द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कि आपने कितने में कैपिटल एसेट को बेचा है, माइनस बेचने के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए आपने कौन कौन से एक्सपेंसेस इनकर करे हैं, माइनस आपने जो एसेट एक्वायर करी थी उसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट कितनी है, और जो आपने एसेट को इम्प्रूव किया था उसकी इंडेक्स कॉस्ट कितनी है। क्या होता है ये इंडेक्सेशन? सिंस हमारे मार्केट में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता रहता है, तो जो आज के 100 रुपीज़ की वैल्यू है जो कि बेहद कम है, वो आज से बहुत साल पहले 100 रुपीज़ की वैल्यू नहीं थी, बल्कि उस समय बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थे 100 रुपीज़। मान लीजिए किसी और ओल्ड एज पर्सन ने, मिस्टर एक्स जो हैं, उन्होंने कोई मकान अपने बैचलर रोड एज में सपोज 80,000 रुपीज़ का लिया था। सपोज इन द ईयर 1979 Mr. X he bought plot or a house for 80,000 rupees, and 2021 में या 2020 में वो किसी दूसरी सिटी में मूव इन कर रहा है, जिसकी वजह से वो पिछला मकान बेचना चाहता है और उसने इस मकान को 3.5 करोड़ में बेचा है। तो क्या ये सही कैलकुलेशन होगी कि आप 3,50,00,000 में से सारा का सारा उस बेचारे को एज टैक्स सरकार को देना पड़ेगा? आप 80,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिडक्ट करके कहेंगे सारा का सारा गेन है 3,49,20,000 रुपीज़, इतने पर उसको सरकार को कैपिटल गेन के नाम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन सरासर गलत है। आप 80,000 रुपीज़ को अगर आप 3.5 करोड़ में से लेस करें, बेसिकली आप घोड़ों में से गधे लेस कर रहे हैं। ये एक बेहद रॉन्ग कैलकुलेशन है। आप ये फिगर 80,000 जो था, ये बहुत पुराना 1979 का फिगर था। तब से लेकर आज तक की डेट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ चुका है, तो आपको इस 80,000 को फिगर को आज की डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस कन्वर्जन के प्रोसीजर को ही हम कहते हैं इंडेक्सेशन। तो आइए सीखते हैं इंडेक्सेशन कैसे की जाती है, कैसे निकाली जाएगी आपकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदने की कीमत को इंडेक्स करना, और कैसे निकाली जाएगी आपकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो इम्प्रूवमेंट करी गई है उस की कॉस्ट को भी इंडेक्स करना। और एक मैं चीज़ बता दूं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कि अगर किसी पर्सन ने, किसी एसएससी ने 1 अप्रैल 2001 से पहले इम्प्रूवमेंट के ऊपर कोई खर्चा किया है, आप उसे कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। नो नीड टू डू द इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन करने की भी ज़रूरत नहीं। 2001 से पहले किए गए अपने एसेट के ऊपर इम्प्रूवमेंट के लिए किए गए खर्चे इग्नोर किए जाते हैं, उनको कंसिडर नहीं किया करना है, दे आर इरेलीवेंट। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है, क्या होता है CII, कैसे करा जाता है इंडेक्सेशन। ओके, सो सेक्शन 48 में जहाँ पर मैंने आपको सिखाया गया है, मैंने आपको ये सेक्शन 48 ही सिखाया था, व्हाट इज़ हाउ टू डू द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो सेक्शन 48 में फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विल बी इंक्रीज, उनको बढ़ा दिया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा? बाय अप्लाइंग CII, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये क्या होता है? ये होता है CII, दैट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स in relation to a previous year, means such index as may be notified by the central government having regard to 75% of the average rise in the consumer price index for the immediately preceding previous year to such previous year। एक CPI में हम CPI का एक CPI के अंदर एक प्रीवियस ईयर का CPI है, इससे पहले वाली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर से पहले वाले ईयर का जो CPI था, इसके बीच में क्या इंक्रीज हुआ है। हम CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंसिडर के 75% को कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या एवरेज राइज हुआ है उसका 75% हिस्सा कंसिडर किया जा रहा है। उसको कंसिडर करते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है हर साल ऑफिशियल गजट में एक फिगर, जिसका नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है किसके अंदर? ऑफिशियल गजट में। और ऑफिशियल गजट में जो वो नोटिफाई करते हैं, तो वो जो फिगर नोटिफाई किया करते हैं उसको कहते हैं CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये हर साल नोटिफाई किया जाता है। तो हम ये एक टेबल आपके सामने दिया हुआ है। CII as notified by the central government is as under,
ये अलग अलग सालों के CIIs हैं, जहाँ पर हमने 2001-2 को एक तरह का बेस ईयर लिया, ये 100 था, 2002-3 का 105, 2003-4 का 109, 4-5 का 113, 5-6 का 117 एंड सो ऑन। और आपके लिए कोई सा भी फिगर जिस भी साल परचेज किया गया था उसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एक फिगर तो यूज़ होना ही होना है, क्योंकि आप मेरे साथ जो प्रीवियस ईयर जो पढ़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर ईयर 2021 की हम बात करें, जो बच्चे अब एग्ज़ाम देने वाले हैं, बेसिकली उनका असेसमेंट ईयर है 21-22, बट उनका प्रीवियस ईयर है 20-21, तो उनको 301 का ही यूजुअली 99% क्वेश्चन में यूज़ होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र तो 2020-21 में ही की करी गई होगी, ताकि आपसे पूछ सके क्वेश्चन में कि कैपिटल गेन 20-21 का प्रीवियस ईयर का निकाल के दिखाओ। सो जब हम इंडेक्सेशन कर देते हैं, वंस द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज अप्लाइड, जब आपने CII को अप्लाई कर दिया है टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, आपने इन दोनों के ऊपर ये CII अब अप्लाई कर दिया है, तो वो क्या बन जाएंगे? इट बिकम्स इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इन दोनों शब्दों का क्या मतलब हुआ? इन दोनों शब्दों का ये मतलब है, indexed cost of acquisition means an amount which bears to the cost of acquisition the same proportion as CII for the year in which the asset is transferred bears to the CII for the first year in which the asset was first held by the SSC. Similarly, index cost of improvement means an amount which bears the cost of improvement the same proportion as CII for the year in which the asset is transferred bears to the CII for the year in which the asset took place. तो ये मैंने क्या आपको बताया है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का वही प्रोपोर्शन बियर करता है, वही रेशियो बियर करता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का वही प्रोपोर्शन है जो कि CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर बियर करता है टू CII ऑफ ईयर ऑफ परचेज, कि जब एसेट परचेज या एक्वायर करी गई थी, कि सपोज 301 मतलब कि 20-21 में बेचा गया है और खरीदा गया था सपोज 3-4 में, 2003-4 में, तो 2003-4 का CII था 109, तो 301 109 को जो रेशियो बियर करता है वही हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक आम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बियर करेगा। इसी तरह बात कर रहे हैं हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की। सपोज ये जो मकान था इसमें 2009-10 में खर्चा भी कराया गया था इम्प्रूवमेंट का और 20-21 में इसे बेच दिया गया, तो इंडेक्स ये जो खर्चा कराया गया था इम्प्रूवमेंट का, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को वही रेशियो या कह सकते हैं वही प्रोपोर्शन बियर करेगा जो कि CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, जो बेचने वाले साल का CII है जो कि है 301, बियर कर रहा है CII ऑफ ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, जब आपने उस मकान में इम्प्रूवमेंट करवाया है उस साल का CII, मतलब कि 2009-10 का CII जो कि आपके टेबल के हिसाब से है 148। तो 301 148 को जो रेशियो बियर करता है वही रेशियो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नॉर्मल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को करेगा। इसी तरह 301 109 को जो रेशियो बियर करता है वही रेशियो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बियर करेगा। सो नाउ विल सी द फॉर्मूला फॉर इंडेक्सिंग, हाउ टू डू द इंडेक्सिंग। Indexed cost of acquisition is equal to cost of acquisition multiplied by CII for the year in which the asset is transferred upon CII for the year in which the asset was first held by the SSC या 2001-2 अगर 2001-2 से पहले उस SSC ने खरीदा है, विच एवर इज लेटर, इन दोनों में जो भी घटना बाद में हुई होगी। तो मैंने क्या बोला, कितने में खरीदा था मकान मल्टीप्लाई बाय CII उस साल का जिस साल एसेट बेची गई है, जो कि आपके केस में 99% केसेस में 301 होगा। अगर आप मेरे साथ 2021 के बैच के बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपकी ट्रांजेक्शन सेल की 2020-21 प्रीवियस ईयर में ही हुई होगी, तो 301 आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा CII फॉर द ईयर इन विच द एसेट वॉज फर्स्ट हेल्ड बाय द SSC, जब उस एसेट को पहली बार उस SSC ने अपने हाथों में लिया था, उस एसेट का मालिक बना था, उसे खरीदा था, उस साल का CII ले लेंगे। लेकिन अगर उसने खरीदा ही 2001-2 से पहले था तो 1-2 का CII ले लेंगे जो कि है
100। अगर उसने 1-2 से पहले खरीदा था, अगर 1-2 के बाद खरीदा था तो जिस साल भी खरीदा था उस साल का CII ले लेंगे। अगर 1-2 से पहले खरीदा था तो 1-2 का CII लेंगे। तो उन्होंने डिनोमिनेटर में कहा है वैसे तो CII लेना है फॉर द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी, लेकिन आप 2001-2 का CII लेंगे अगर ये घटना बाद में हुई है। उसने खरीदा 1980 में था तो आप 1-2 का CI लेंगे। अगर आपने उसने खरीदा 1970 में था तो आप 1-2 का CI लेंगे। अगर उसने खरीदा 1999 में था तो आप 1-2 का CI लेंगे। आप CI बाद का सिर्फ तभी लेंगे जब उसने बाद में खरीदा हो। अगर उसने 1-2 से पहले खरीदा है तो आप 1-2 का ही CI लेंगे, क्योंकि उससे पहले का तो CII नोटिफाइड ही नहीं है। वो तो पहले के टेबल्स बदल चुके हैं। पहले 1981 को बेस ईयर बनाया गया था जब हम स्टूडेंट थे, और अब बनाया गया 2001-2 को बेस ईयर। नाउ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब है इट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय CII फॉर द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड। जिस साल आपने एसेट बेची है उस साल का CII अपॉन CII फॉर द ईयर इन विच द इम्प्रूवमेंट टुक प्लेस। उस साल का CII जिस साल आपने अपने उस पर्टिकुलर एसेट में इम्प्रूवमेंट कराई है। और 1-2 से पहले के इम्प्रूवमेंट को तो हमें वैसे ही इग्नोर करना होता है, तो इसके डिनोमिनेटर में इसके तरह की वर्डिंग्स नहीं है। CII फॉर द ईयर इन विच द इम्प्रूवमेंट टुक प्लेस, उस साल का CII जिस साल इम्प्रूवमेंट हुई है। मतलब कि इनमें से किसी भी साल उस मकान में कोई इम्प्रूवमेंट हुई हो सकती है, और 1-2 से पहले अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुई तो वो तो हमें वैसे ही नहीं लेनी होती। तो सपोज 9-10 में इम्प्रूवमेंट हुई है तो हम 148 ले लेंगे। 15-16 में मकान में इम्प्रूवमेंट हुई है तो हम 254 ले लेंगे। इसी तरह हम करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन देखेंगे अभी। लेट्स सी। Mr. X purchased a piece of land on 4th January 1978 for 50,000। तो 2001 से बहुत पहले उसने मकान खरीदा है। This land was sold by him on 2nd September 2020 for 16 lakh. The market value of the land as on 1st April 2001 was rupees 5,11,200. Expenses on transfer were 2% of the selling price, but the sale price compute the capital gain for the assessment year 21-22. So basically your consideration is, full value of the consideration is, आप पूरी बात लिखेंगे, full value of the consideration is 16 lakh. इसमें से आपको क्या क्या लेस करना होता है मैंने अभी आपको फॉर्मेट कराया था अपनी लास्ट वीडियो में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं, लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इस क्वेश्चन में कोई इम्प्रूवमेंट तो है नहीं, लेकिन एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर तो है जो कि हैं 2% ऑफ सेलिंग प्राइस। सो लेस कर रहे हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। 16 लाख का 2% इज 32,000 आप लेस करेंगे। देन आपको लेस करना है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो क्या मेरे पास 1978 का इंडेक्सेशन का फिगर है? नहीं, वो तो 2001 से ही स्टार्ट होता है। और 50,000 और 5,11,200 में बड़ा कौन? 5,11,200। तो समझदारी किस में है कि हम छोटा फिगर लें कि बड़ा फिगर लें? बड़ा फिगर लेने में समझदारी है, ताकि कैपिटल गेन कम निकल कर आए, टैक्स सरकार को कम देना पड़े। सो 5,11,200 को इंडेक्सेशन किया जाएगा कि अगर उस ज़माने में उसकी खरीदा, एक तरह से उसको खरीदा गया है 5,11,200 में, और जिस साल बेचा जा रहा है उस साल का CII है 301। मैंने आपको अपने टेबल में बताया है कि 2020-21 का CII है 301 मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइडेड बाय 100, जो कि होगा 2001-2 का CII। इसको हम सॉल्व करके आउटर कॉलम में लिखेंगे और लेस करके निकलेगा गेन। सो 15,38,712 and the capital gain is 29,288. Now what will be your answer? आपका आंसर में तब क्या चेंज हो जाएगा अगर उसने 1978 में नहीं खरीदा, बल्कि उसने 1978 में 50,000 में नहीं खरीदा, बल्कि जून 2006 में खरीदा है 6 लाख रुपीज़ का। जून 2006 में 6 लाख रुपीज़ का खरीदा है। तो हम सेम प्रोसीजर दोबारा रिपीट करेंगे। द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन इज 16 लाख। उसने बेचा कितने में? 16 लाख में। ऊपर खर्चा कितना हुआ? व्हाट वर द एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर? 2%, जो कि है आपके 32,000। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेस करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज कि अगर आम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, योर नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 6 लाख रुपीज़। 6 लाख रुपीज़ बेचा किस साल है? 2021 में। उस साल का CII 301 डिवाइडेड बाय 2006-7 का CII, जून 2006 फॉल करता है 6-7 के बीच में, तो 6-7 का CII इज योर 122।
तो 301 डिवाइडेड बाय 122, सो 14,80,328 ये हम लेस करेंगे. नाउ द गेन फिगर विल बी 87,672. So this is your capital gain and this is your long term capital gain. Now अब हम बात करेंगे एक और सिचुएशन के बारे में जब मकान एसएससी का खुद का नहीं है बल्कि उसको अपने फादर से मिला है, वो भी 2001 से पहले की सिचुएशन है. सो एक्स जो कि फादर है वाई के, एक्स एक्वायर्ड लैंड इन 1978-98 फॉर 6 लाख. उसके पापा ने 6 लाख का खरीदा और अपने बेटे वाई को जून 2000 में जब की मार्केट वैल्यू 11,50,000 थी तब गिफ्ट कर दिया. तो जून 2000 की जो मार्केट वैल्यू हमें दी हुई है ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है. इसका तो कोई यूज़ होना ही नहीं. जिसका यूज़ होता है वो होती है 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू जो कि उस लैंड की कीमत हो चुकी थी 12 लाख रुपए. वाई ने उस लैंड को बेच दिया 2020 में फॉर 40 लाख. कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 ये मानते हुए कि एक्सपेंसेस एंड ट्रांसफर पर 1 लाख. तो क्या सिचुएशन है कि 2001 से पहले ही उसके पापा ने सन 2000 में उसको गिफ्ट कर दी. तो कितने में बेचा लैंड? 40 लाख में. सो द सेल कंसिडरेशन इज 40 लाख माइनस बेचने पर कितना खर्चा हुआ 1 लाख रुपीज माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम किसकी करेंगे? अगर फेयर मार्केट वैल्यू है 12 लाख, हमें 2000 की जिस तारीख पर अपने बेटे को उन्होंने गिफ्ट किया है उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है. हमें तो लेनी होती है 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू जो कि थी 12 लाख रुपए. और इस लैंड को मिस्टर वाई जो कि बेटे हैं एक्स के, उन्होंने बेचा कब है? 2020-21 में. तो उस साल का CII है 301 और 2001 जिसकी हमने फेयर मार्केट वैल्यू पिक करी है उस साल का CII कितना होता है? वो तो बेस ईयर होता है. उस साल का CII होता है 100. तो 12 लाख इंटू 301 डिवाइडेड बाय 100 इज 36 लाख. 12,000 बात खत्म. सेल प्राइस में से जब हम ये दोनों कॉस्ट प्राइस लेस करेंगे तो निकलेगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब वो आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि बताइए आपका कैपिटल गेन तब कितना होता अगर मिस्टर एक्स ने अपने बेटे मिस्टर वाई को 2000 नहीं बल्कि 2007 में गिफ्ट किया होता. 2007 में गिफ्ट किया होता तो हमारा आंसर होता. हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मिस्टर एक्स ने तो उस लैंड को 2001 से पहले खरीदा था. तो हमें फेयर मार्केट वैल्यू तो 2001 की और 6 लाख और 12 लाख को कंपेयर ही करना पड़ेगा. दोनों में से ज़्यादा बड़ा कौन है? तो 12 लाख ही होगा. तो चाहे मिस्टर वाई को 2007 में मिला है बट उसके पापा ने तो 1997-98 में खरीदा है. तो मैं 97-98 की वैल्यू को 2001 अप्रैल की वैल्यू से कंपेयर करना है. तो बड़ा है 12 लाख तो 12 लाख ही लेंगे और यही होगा आंसर. 40 लाख माइनस ट्रांसफर पर खर्चा 1 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि होगी 12 लाख इनटू किस साल बेचा है 2020-21 में. उसका CII तो मैंने आपको बोला है लगभग सभी केसेस में आपको 301 लेना है जब तक आप मेरे इसी साल के बच्चे हैं. अगर आप मेरी वीडियो आगे आने वाले सालों में देख रहे हैं तो ये CII बदल जाएगा. एंड डिवाइड करेंगे 2001 के CII से क्योंकि हमने 12 लाख का फिगर पकड़ा है तो उस साल का CII है 100. तो सेम आंसर आएगा अगर उसने अपने बेटे को 2007 में गिफ्ट किया इवन देन. अब एक लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की इसी वीडियो में फटाफट से बात कर लेते हैं. इस क्वेश्चन को मैं इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि इसमें ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी है बल्कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी दी हुई है. मिस्टर आर एक्वायर्ड अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन 4 सितंबर 1998 फॉर 8 लाख रुपीज़. 8 लाख में मिस्टर आर ने 1998 में खरीदा है. 60,000 उसने 1 जुलाई 2000 में उस मकान की इम्प्रूवमेंट पर स्पेंड किया है. तो क्या करेंगे 60,000 को? इग्नोर, क्योंकि ये खर्चा इम्प्रूवमेंट पर 2001 से पहले हुआ है. अ फर्दर अमाउंट ऑफ 2 लाख वॉज स्पेंड बाय हिम ऑन 15 नवंबर 2005 अगेन ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हाउस. ये तो ले लिया जाएगा क्योंकि ये तो 2005 में किया गया है. R gifted the said property to his son on 12th October 2014. B जो कि उनके बेटे हैं R के, उन्होंने भी नीचे बताए गए अमाउंट घर की इम्प्रूवमेंट पर स्पेंड किए हैं. जुलाई 2015 में बेटे ने 2,40,000 घर की इम्प्रूवमेंट पर स्पेंड किया और जून 2020 में 1,80,000 और स्पेंड कर दिया घर की इम्प्रूवमेंट के लिए. फिर B ने उस मकान को 2020 में 50 लाख का बेच दिया. बेचने पर खर्चा 2% हुआ. आपको बताना है 2021-22 के लिए कैपिटल गेन कितना रहेगा मिस्टर बी के लिए. ये मान के चलिए कि इस मकान की 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख है. तो मकान को कितने में बेचा मिस्टर बी ने? 50 लाख रुपीज़. सेलिंग प्राइस 50 लाख. उसने बेचने पर कितना खर्चा किया?
50 लाख का 2% एट द रेट ऑफ 2% उसने स्पेंड किया। किसका 2%? 50 लाख का 1 लाख रुपए। उसने ये खरीदा कितने में था भाई? उसने तो खरीदा नहीं था, उसके तो फादर ने 1998 में खरीदा था। तो क्या मैं 1998 की 8 लाख रुपीज़ वैल्यू ले लूँ? जी नहीं, ये समझदारी नहीं होगी। 8 लाख और 12 लाख में जो बड़ा है, 98 और 2001 की वैल्यू में जो बड़ा है वो फिगर लेंगे, 12 लाख रुपए। तो मिस्टर बी ने इस एसेट को बेचा कब है? 2020-21 में। तो उसका CII है 301 और 12 लाख कौन से साल का कीमत है? 2001 की, जो कि बेस ईयर होता है, उसका CII है 100। तो आउटर कॉलम में 36,12,000। अब बात आती है क्या एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करके गेन आ गया? जी नहीं भाई, मकान की इंप्रूवमेंट के लिए भी तो दोनों फादर और सन ने खर्चे किए हैं। तो फादर का एक खर्चा तो हम इग्नोर करेंगे, 60,000 रुपीज़, जो कि उन्होंने बहुत पहले जुलाई 2000 में किया है। लेकिन 2 लाख को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो 2 लाख रुपीज़ उन्होंने स्पेंड किए हैं 2005 में। तो 2 लाख 2005 में अगर स्पेंड किए हैं तो 2005 का CII है 117। तो 2 लाख इंटू 301, जिस साल मकान बेचा जा रहा है उस साल का CII डिवाइडेड बाय 117। सो आउटर कॉलम में 5,14,530। देन SSC ने कितना खर्चा किया है? SSC ने, हमारा क्वेश्चन कहता है 2015 में 2,40,000 और 2020 में 1,80,000 स्पेंड किया। सो 2,40,000 और 1,80,000, तो 2,40,000 इंटू 301 डिवाइडेड बाय 2015 का CII, जो कि है 254। और ये आउटर कॉलम में 2,84,409 और 1,80,000 उसने कब स्पेंड किया? 1,80,000 स्पेंड किया है जून 2000 में। तो जून 2000 कब फॉल करता है? जून 2020 तो 301 ही है। तो 301 डिवाइडेड बाय 301, वो तो उसी प्रीवियस ईयर के अंदर ही खर्चा हो रहा है। सो 1,80,000 जो आज की डेट में स्पेंड किया, उसकी आज की डेट में वैल्यू कितनी है भाई? 1,80,000 तो स्पेंड किया ना आज की डेट में, तो 1,80,000 ही उसकी वैल्यू है। 301 अपॉन 301 ओनली। जिस साल बेचा गया है उसका CII अपॉन जिस साल इंप्रूवमेंट कराई गई है उस साल का CII, तो दोनों 301 है। तो आउटर कॉलम में 1,80,000 एंड हम इन सभी फिगर्स को अपने सेलिंग प्राइस पे से डिडक्ट करके निकाल सकते हैं 3,09,061। दिस इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर मिस्टर बी, जो कि बेटे हैं आर के। सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट इंडेक्सेशन। अगर आपको कोई सी भी क्वेरी हो, प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल वेट फॉर योर क्वेरीज, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई देम। डू नॉट हेजिटेट टू पुट योर क्वेरी इन द कमेंट section. Thanks for watching. Stay connected. In my upcoming videos, I'll be talking about the exemptions and some special provisions of this chapter, as well as block of assets, जिसका इस्तेमाल आपका PGBP के चैप्टर में भी होता है. Stay connected. Bye bye.